देखो ध्यान देते, क्या कह रहा है, जनन है ना, ये बायोलॉजी का छठा चैप्टर है। 5 चैप्टर खत्म हो गया ना, तो ये कौन सा चैप्टर है, छठा चैप्टर है, जनन। जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब, जनन का मतलब एक हिसाब से समझो जन्म, है ना, किसी नए जीव को जन्म करना, किसी नए जीव को जन्म देना, वो जनन में आता है। क्या आता है, जनन। जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या होता है, तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा, जीव जिस प्रक्रम द्वारा, जिस विधि द्वारा अपनी जनसंख्या में, किसमें, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है, यानी कि बढ़ोतरी करता है। यानी क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। यानी कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समझ में आया बात। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है या अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी करता है, उसी को कहते हैं हम लोग जनन। समझ में आ गया। सूत्र किससे बना होता है, डीएनए और डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन मिलकर बनता है गुणसूत्र। क्या बनता है, गुणसूत्र। एक मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, नहीं पढ़ाए थे पीछे वाले चैप्टर में, 23 जोड़ा नहीं पढ़ाए थे, एग्जाम में भी तो आया था, तो टेस्ट में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, है मतलब 46 ठो, क्या गो, 46 ठो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। किसका फुल फॉर्म है, डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 5 बार डीएनए और प्रोटीन से जो बनता है उसको हम कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं उसे, गुणसूत्र। डीएनए से और प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, हाँ, अगर पूछे एग्जाम में कि क्या कहते हैं गुणसूत्र किससे बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखो जनन के प्रकार क्या है, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। तो जीवों में जनन मुख्यतः 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। जीवों में जनन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से। बात समझे, जीवों में जनन क्या तरीके से होता है, 2 तरीके से। कौन कौन सा, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, अभी हम इस पूरा क्लास में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक के बारे में, है ना, और अगले क्लास में अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। तो ये 2 तरह से जनन होता है कि जीवों में, किसमें, जीवों में। जीव मतलब जो जिंदा है, जो जीवित है, जो चल फिर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, है ना, उसको जीव कहा जाता है, कहा था ना। तो जीवों में जनन क्या प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। कौन कौन सा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, है ना। अब देखो अलैंगिक जनन की विशेषता कैसे दिया हुआ है, तो इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। इसमें जरूरी नहीं कि 2 मिले। मनुष्य में क्या होता है कि एक स्त्री और एक पुरुष का रहना जरूरी नहीं, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में, जिसको अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन में कोई एक रहेगा, अकेले कुछ भी मतलब वो जनन कर सकता है, समझे। उसमें किसी दूसरे व्यष्टि की जरूरत नहीं लगेगा, समझे बात। इसमें जो है 2 शामिल नहीं होगा। तो इसमें जीवों का सिर्फ कितना व्यष्टि भाग लेता है, एक व्यष्टि। कितना व्यष्टि भाग लेता है, एक व्यष्टि भाग लेता है। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का कोई भाग नहीं लेता। इसमें शुक्राणु अंडाणु का कोई काम नहीं लेता है ना। इसमें शुक्राणु का कोई काम नहीं होता है, अंडाणु का भी कोई काम नहीं होता है। इसमें वो अकेला रहे होता, अकेला में शुक्राणु अंडाणु कहाँ से आएगा। इस प्रकार के जनन में समसूत्री क्या है, इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन दोनों होता है। बात समझे। अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन
भी होता है। बात समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब चुपचाप है, ध्यान दो। अब देखो, अलैंगिक जनन में जो संतानें पैदा होती है, मतलब अलैंगिक जनन से जो बच्चे आए या जो संतानें आए, है ना, उसके बराबर का जो जीव आया, वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होता है। 8 बार जनकों के समान। किसके समान होगा? जनकों, मतलब कि उसके जो पूर्वज है, चाहे वो बाप हो या किसी भी तरह का हो, जैसे अमीबा है तो अमीबा बन के आएगा, पैरामीशियम है तो पैरामीशियम बनेगा। बात समझे? और सेम टू सेम बनेगा, उसमें किसी भी तरह का भिन्नता नहीं, उसमें कोई अलग नहीं रहता है। तो अलैंगिक जनन में जो संतानें पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों के ठीक जनकों के समान। किसके समान होता है? जनकों के समान होता है, जनकों के समान होता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती। निषेचन की जरूरत कब पड़ेगा? जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा, फिर निषेचन की जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसमें तो शुक्राणु अंडाणु का जरूरत है ही नहीं है, नहीं है, तो निषेचन कहाँ से होगा? निषेचन होगा इसमें? नहीं ना होगा। हाँ, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से संपन्न होता है। अब ये तो हुआ कि जनन 2 प्रकार से होता है। जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। 9 बार। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक में भी बहुत अलग अलग तरह से होता है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से संपन्न होता है, जिसमें आता है आपका एक विखंडन, और भी आता है, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लिए हैं, विखंडन। ठीक है, विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिशन। क्या कहा जाता है? फिशन। तो विखंडन के द्वारा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। जिसके पास एक कोशिका होता है, जिसके पास एक कोशिका होता है, वो सिर्फ विखंडन के द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा जनन करते हैं? विखंडन के द्वारा। तो विखंडन के द्वारा मुख्य रूप से कौन जनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव। कौन जनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो अगर एग्जाम में आए कि एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा जनन करते हैं, तो विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। या उल्टा करके क्वेश्चन आ सकता है कि विखंडन के द्वारा कौन जनन करते हैं, तो एक कोशिकीय जीव। अब जैसे क्या सब आता है? जीवाणु। क्या आता है? जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल और युगलिना। क्या क्या आता है? जीवाणु, बोलो, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, बोलो, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल और युगलिना। ये जो है एक कोशिकीय जीव है जिसका विखंडन के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है? विखंडन के द्वारा। विखंडन का मतलब जानते हो? अब वो अकेला है, वो जो है तो अपने में खंडित करके दूसरा जनन निकलेगा, दूसरा संतान निकालेगा, ठीक ना, वो अलग हो जाता है। जिस तरह से हम चित्र बना दिए इसमें समझाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हो गया विखंडन का ना। विखंडन की क्रिया भी 2 प्रकार से संपन्न होता है। कितने प्रकार से? अभी हमने क्या पढ़ा? जनन पढ़ा ना। जनन 2 तरह से, अलैंगिक और लैंगिक। अब अलैंगिक जनन बहुत सारा तरीका है, जिसमें आता है विखंडन, नहीं आता है। और विखंडन भी 2 तरह से। विखंडन कितने तरह से? 2 तरह से। विखंडन कितने तरह से होता है? 2 तरह से होता है। कौन कौन सा? एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। क्या क्या होता है? द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। तो वैसा विभाजन, विभाजन मतलब बंटवारा, विभाजन मतलब बंटवारा, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, मतलब कि खंड होकर के, अलग होकर के, खंड होकर के मतलब अलग होकर के, एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है। कितना का निर्माण होगा? 2 का। एक से कितना का निर्माण होगा? 2 का। उसको कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। कोई पूछेगा द्विखंडन क्या है या द्विविभाजन क्या है, तो वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक व्यष्टि से, कितने से? एक व्यष्टि से खंडित होकर, एक व्यष्टि से खंडित होकर के 2 का निर्माण होता है। कितना का निर्माण होता है? 2 का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। बात समझे? द्विखंडन या द्विविभाजन। जैसे कि एक कोशिकीय जीव, जैसे जीवाणु, जीवाणु में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, कलेमाइडोमोनस, क्या है? कलेमाइडोमोनस, युगलिना और ईस्ट, ये सब द्विखंडन होता है। क्या होता है? जैसे देखो अमीबा, ये है, क्या है ये? अमीबा। अभी अकेला है ना,
ये अकेला है यानी कि एक व्यष्टि है। क्या है अभी? एक व्यष्टि है, एक व्यष्टि है। बीच वाला को हम केंद्रक कहते हैं। बीच वाला क्या कहते हैं इसको? केंद्रक, केंद्रक कहा जाता है। बीच वाला क्या कहते हैं? केंद्रक। तो अभी यहाँ पे एक ही तो है ना, इसके बीच में दो केंद्रक बनेगा। कितना केंद्रक बनेगा? दो केंद्रक। जब ये मतलब खंडित होकर जनन जब करता है, क्या करता है, तो इसके बीच में दो केंद्रक बना। अब धीरे धीरे यह और बड़ा होगा, यानी कि दोनों अलग होगा। एक केंद्रक इसमें आ गया, एक केंद्रक आ गया ना। अब क्या होगा? बीच से खंडित हो जाएगा। बीच से क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। तो बीच से खंडित हो गया ना, तो एक से कितना बना? दो। एक से कितना बना? दो। तो संतति अमीबा, यानी कि अमीबा का संतान, अमीबा का संतान। समझे? तो एक कोशिका से, यानी ये अमीबा जो होता है कोशिकीय होता है। अमीबा कैसा होता है? अमीबा में सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। कितने कोशिका पाया जाता है? एक कोशिका। समझे? तो एक से जब वो दो बनता है, एक से जब वो दो बनता है तो क्या कहते हैं? द्विखंडन। क्या कहते हैं? एक से जब दो बने तो द्विखंडन। अब एक होता है आपका बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुखंडन या बहुविभाजन। तो जब वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, क्या होकर के? खंडित होकर के। जब एक व्यष्टि खंडित होकर के अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है। यहाँ पे तो दुएट होता ना, यहाँ पे कितना था? दो, लेकिन यहाँ पे अनेक, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। जब अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है तो उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। जैसे ये भी अमीबा है ना, ये भी अमीबा था, ये भी अमीबा है ना। ये पुट्टी, इसको पूरा डिटेल से हम बता देते हैं। इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट लिखे हैं। देखो इसमें कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लेज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल, शरीर कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। इसके चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है? कड़ी भित्ति, है ना, एक तरह का सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं। उसको कहते हैं पुटी या सिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? पुटी। क्या कहते हैं? पुटी या सिस्ट कहा जाता है। पुटी या सिस्ट कहा जाता है। कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक, केंद्रक है ना ये, इसके भीतर जो मौजूद केंद्रक है, केंद्रक बार बार विभाजित होकर, बार बार यानी हर बार अलग अलग बहुत सारा जगह विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? बार बार विभाजित होकर के संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संतति केंद्रक का निर्माण। किसका निर्माण करता है? संतति केंद्रक का निर्माण, है ना। ये संतति केंद्रक, संतति केंद्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संतति केंद्र का निर्माण करता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है। किसका आवरण बन जाता है? कोशिका द्रव। किसका आवरण बन जाता है? इसमें जो चारों ओर ये कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है। किसका आवरण बन जाता है? कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पुटी के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर पुटी फट जाती है। जब ये धीरे धीरे पुटी का निर्माण हो गया ना, हो गया, अब क्या होगा? एक अनुकूल परिस्थिति आता है, जब मतलब कि जनन का समय आता है। किसका समय आता है? जनन का समय आता है। तो ये पुटी जो होता है फट जाता है। पुटी क्या हो जाता है? फट जाता है। पुटी क्या हो जाता है? फट जाता है। उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहते हैं। जब इन दोनों से जो निकलता है संतति जो बनता है उसको अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात। 16 क्या कहते हैं उसको? अनुजात कहते हैं। वस्तुतः खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद जनक जीव का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है। अब देखो ना, जैसे ये बन गया तो ये धीरे धीरे बहुत सारा नहीं बनेगा इस प्रकार का, इस तरह का रहेगा, ये नहीं रहेगा ना, बहुत सारा जीव बन जाता है, बहुत सारा जीव बन जाता है। ये टोटल द जनन का जो है किसमें? अलैंगिक जनन में। किसमें? अभी अलैंगिक जनन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा बाकी है। मुकुलन है, बहुत सारा बाकी, क्योंकि अभी तो विखंडन हुआ है ना, एगो हुआ है अभी, एक ठो में इतना था, अभी और बाकी है। किस तरह से जो है अलैंगिक जनन होता है, फिर जाके लैंगिक जनन है। तो बात समझे कि नहीं? जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक जनन भी कई तरह से होता है, जिसमें विखंडन के बारे में पढ़े। विखंडन भी 2 तरह से होता है। विखंडन कितने तरह से होता है? 2 तरह से। एक होता है आपका द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। समझे कि नहीं? और ये अमीबा का चित्र है। किसका चित्र है ये? अमीबा का। समझ में आ गया ना? ठीक है, नहीं उतारे तो उतार लो, नहीं तो बोर्ड साफ कर दो।